उसी समय की जिस समय हमारी तैनाती एसटीएफ में थी, उसी समय की एक घटना के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल शून्य से शुरू हुई थी, जिनमें 3 राज्यों की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपस में बातचीत करनी पड़ी। बात 10 जून 2005 की है। कोटा मशहूर है आईआईटी की कोचिंग्स के लिए। वहाँ पर बहुत ढेर सारी कोचिंग्स आईआईटी की चलती हैं। कोटा बहुत बड़ा हब हो गया है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से कोटा में आईआईटी कोचिंग पढ़ाने के लिए लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। ऐसे ही एक बच्चा मुंबई की प्रसिद्ध शेयर कंपनी मोतीलाल ओसवाल ग्रुप, सभी लोग जानते होंगे, उसके जो पार्टनर भी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, श्री रामदेव अग्रवाल साहब, उन्होंने अपने बेटे वैभव अग्रवाल को कोटा में कोचिंग के लिए, आईआईटी की कोचिंग के लिए भेजा। इकलौता पुत्र था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। आईसीएसई 12th में उसके 90% मार्क्स आए थे। कोटा में कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया था कि वहाँ पर आप अपनी, जैसे 9th में आप पास करके जाएं और 10th 2 साल वहाँ पर कोचिंग करें, तो 2 साल के लिए वहाँ आईसीएसई के किसी स्कूल में आपका दाखिला भी करा देंगे। वहाँ आपकी अटेंडेंस लगती रहेगी। इनका टाई अप होता है उस स्कूल से, वहाँ आपकी अटेंडेंस भी लगती रहेगी और आप पूरा टाइम कोचिंग को भी दे पाएंगे ताकि आप आईआईटी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। पहले 12th के मार्क्स का बहुत महत्व नहीं था आईआईटी की कोचिंग में। अब ये सिस्टम बदल दिया गया, शायद इसीलिए कि कोचिंग वालों का इस पर आधिपत्य जो जमा हुआ था वो कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। कोटा के बारे में तमाम तरह तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि लड़के वहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर कई आत्महत्याएं वहाँ पर बच्चों ने की। पेरेंट्स उनसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं कि उन्हें कोटा भेजा गया है, और कोटा के ये जो कोचिंग संस्थान है इस बात की गारंटी लेते हैं कि कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में वहाँ स्थानीय परफॉर्मेंस, जब उनके टेस्ट होते हैं, रूटीन के टेस्ट होते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि हम अपने माँ बाप के सपनों पर खरे नहीं उतरेंगे, और फिर वो उनके साथ दुर्घटनाएं होने लगती हैं। एक बच्चे के पढ़ाने में वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा, उनकी फ़ीस, उनके हॉस्टल एकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्ट का, इन सब का पैसा कोचिंग संस्थान लेते हैं। बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, पूरे एयर कंडीशन्ड कोचिंग संस्थान, और टीचर्स उनके वो आधुनिक तरीके से जो पढ़ाई कराते हैं, अलग अलग सिस्टम से, डिजिटल बोर्ड पर, लाउड स्पीकर से, मतलब पब्लिक एड्रेस सिस्टम से, तो और उनके जो टेस्ट का रूटीन है, यानी मेहनत बहुत कराते हैं। रामदेव अग्रवाल जी ने अपने बेटे को वहाँ पढ़ने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए भेजा, सिर्फ इसलिए कि बहुत ब्रिलियंट था। 10th में उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। 12th में डीएवी कॉलेज के साथ साथ बंसल कोचिंग में उसका एडमिशन करा दिया और वो अपनी पढ़ाई करता रहा। 10 जून 2005 को एक व्यक्ति बिल्कुल अपडेटेड, टाई, पैंट, कोट, अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाला, गुड लुकिंग, हैंडसम, स्मार्ट, ये अंशुल हॉस्टल, जिसमें वैभव अग्रवाल रहता था, वहाँ पहुँचा। उसे जानकारी थी कि वो किस नंबर में रहता है। बगल वाले का दरवाज़ा खटखटाया और उससे पूछा कि वैभव का कमरा? उसने कहा साहब बगल वाला है। खटखटाया, लेकिन उस समय शायद वैभव नहीं था। उसके बगल में रहने वाले बच्चे ने पूछा तो उससे कहा कि बेटा कितनी देर में आएगा? उनका बस आ ही रहा होगा, कहीं आस ही पास किसी बच्चे से मिलने किसी के रूम में गया होगा। थोड़ी देर में वैभव आ गया। वो जो व्यक्ति वहाँ आया हुआ था वो वहाँ पर उससे बात करता रहा। इसी बीच में वो वैभव, बच्चे ने कहा कि ये लीजिए, वैभव आ गया।
वैभव उसको पहचानता नहीं था। वैभव को उसने इंट्रोड्यूस किया कि मैं आर.एस. श्रीवास्तव, तुम्हारे जो ताऊ पुडुचेरी के सबसे मशहूर सर्जन हैं तरुण अग्रवाल, मैं उनका मित्र हूँ। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और मैं अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराना चाहता हूँ। मैंने ये सुना है कि यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो एयर कंडीशन हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हमें ज़रा एक बार अगर बिल्डिंग दिखा दोगे तो मैं 2-3 दिन में अपने बच्चे को बुलवा के उसका एडमिशन करा दूँगा। अपने ताऊ का नाम, उनका प्रोफेशन, उनकी जगह, ये सब जान के वैभव के पास शंका की कोई गुंजाइश नहीं रह गई और उसने कहा ठीक है अंकल, मैं आपको अपने कोचिंग की बिल्डिंग दिखा देता हूँ। बाहर निकले। बाहर एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, मारुति 800, और आर.एस. श्रीवास्तव, जिसने अपने आप को आर.एस. श्रीवास्तव बताया था, उसने इशारा किया कि चलो कितनी दूर है। उसने कहा कि यहाँ से थोड़ा दूर है। बोले गाड़ी में चलते हैं, और उसको गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में पहले से ही एक व्यक्ति कोई और बैठा हुआ था। बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और उसने कहा कि फ्रूटी रखी हुई, बेटा आप भी फ्रूटी पी लो, बहुत देर से हम लोग आए हुए हैं। जून जुलाई राजस्थान में बहुत बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी। वैभव ने भी वो फ्रूटी पी और उसी के सामने उसने भी ये फ्रूटी पी। फ्रूटी पीने के बाद वैभव को फिर होश नहीं था कि वो कहाँ है। वैभव को लेके वो तथाकथित आर.एस. श्रीवास्तव वो वहाँ से चले गए। 2 दिन बाद रामदेव अग्रवाल जी और ओसवाल ग्रुप के जो मालिक हैं मोतीलाल ओसवाल जी, उनको फ़ोन गया कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, अगर तुम उसकी सलामती चाहते हो तो 20 करोड़ रुपए तैयार रखो, वरना हम इसको जान से मार देंगे। रामदेव अग्रवाल जी के लिए और या मोतीलाल ओसवाल के लिए बहुत इस तरह का कोई एक्सपीरियंस उनको नहीं था। जो भी फ़ोन कर रहा था वो ये भी कह रहा था कि अगर पुलिस को बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, फिर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम तरह तरह की भाषा जो प्रयोग करते हैं कि तुम बच्चे की लाश देखोगे, बच्चे का सिर पार्सल कर दूंगा, इस तरह की बातें जो बहुत पेन, जो बहुत ही दुख पैदा करती हैं पेरेंट्स को, जो डरा देती हैं भीतर से सारे घर वालों को, उस तरह की बातें ये लोग कर रहे थे। वहाँ इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारी थे श्री वीरेंद्र सिंह, आज भी हैं, और इस समय वो सीनियर मोस्ट इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, हमारे क्लासमेट रहे हैं, हमारे मित्र रहे हैं। इत्तेफाक से उस समय ये मोतीलाल ओसवाल जी उनसे मिलने गए थे किसी ऑफिशियल काम से, परेशान थे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा क्या हो गया, फिर उन्होंने पूरी दास्तान बताई। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आप बात कर लेता हूँ पुलिस कमिश्नर से, आप जाके इसकी रिपोर्ट लिखवाइए। उन्होंने कहा सर बिल्कुल रिपोर्ट नहीं लिखवाऊँगा मैं, बात करने दीजिए, 20 करोड़ रुपए तो ज़्यादा हैं, जो भी होगा हम पैसा दे देंगे, मेरा एक ही बच्चा है। वो बार बार यही धमका रहा है कि पुलिस के पास अगर गए तो बच्चे को मार दूंगा। अपने डर को बताते हुए उन्होंने बताया कि साहब, उन्होंने कहा आखिर कौन लोग हैं, आपके ऑफिस के होंगे, तरह तरह की बात लोग समझते हैं, सामने वाला है बैठे बैठे कि ऑफिस के लोग होंगे, प्रोफेशनल राइवलरी रखने वाले लोग होंगे, इस तरह की बातें वहाँ बातचीत में। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये आवाज़ इधर की नहीं है, आवाज़ तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर भारत की हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों की में रहने वालों की आवाज़ लग रही है। आप अगर इसमें ऐसी कोई हमारी मदद कर पाएँ जिससे ये गैंग आइडेंटिफाई हो जाए, तो यहाँ महाराष्ट्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम नेगोशिएट करके अपने बच्चे को वापस ले सकते हैं। ये उनके मन में, ये उनके दिमाग में था। उन्होंने कहा देखिए भाई, ये नेगोशिएशन वाला काम तो हमारे यहाँ कोई नहीं है, STF में हमारा क्लासमेट वहाँ पर है, आप कहिए तो मैं उसको, आप जो कुछ भी रिकॉर्ड कर किए हुए हैं उसको भेजिए, वो कोशिश करेगा कि आइडेंटिफाई हो सके कि ये कौन लोग हैं
और वहाँ तक कैसे पहुँचे और वहाँ इनका क्या कनेक्शन हो सकता है। वीरेंद्र सिंह ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा राजेश ऐसे ऐसे है और हमारे सबसे बड़े इनकम टैक्स के एसएससी मोतीलाल ओसवाल ग्रुप वाले हैं इस समय, जो हमारे एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में है, और रामदेव अग्रवाल जी का बेटा ऐसे ऐसे था और उसके साथ ये घटना हो गई है और इन लोगों को 20 करोड़ रैंसम की कॉल आ रही है। ये अभी फ़िलहाल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहते हैं और मैं इनको ये दबाव नहीं दे सकता कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें तभी हम कोई बात करेंगे, क्योंकि पता नहीं बच्चे का क्या होगा और फिर इनके दिमाग में क्या बात आ जाए। मैंने कहा ठीक है, आप वॉइस फाइल भेजिए, हम लिखवाते हैं। अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के लोगों की है तो कम से कम रीज़न तो पता लग ही जाएगा। फिर उसके बाद लोकल पुलिस वहाँ पर जांच करके पता लगाएगी कि उस तरह के गैंग वहाँ पे कौन से हैं जिसमें यूपी से रिलेटेड लोग हैं जो रैंसम कॉल कर सकते हैं या करा सकते हैं। उन्होंने मेल की एक वॉइस फाइल, बल्कि उस समय तक कुल 4 कॉल उनके पास आ चुकी थी। 10 जून की यह घटना है, 12 और 13 तक इनके पास 4-5 कॉल आ गई थी। वो सब उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी थी और उन्होंने वो मेल से हमें भेज दी। एक एक करके हमने वो कॉल सुननी शुरू कर दी। कॉल में बहुत स्पष्ट हो गया कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर, शामली और उस तरफ के सहारनपुर के आसपास की वो भाषा लग रही थी। इतने दिनों से पुलिस में नौकरी करते और चूँकि मैं सर्विलांस का काम मैंने ही शुरू किया उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो नंबर सुनते सुनते इतना अंदाज़ा हो गया कि साहब ये स्पेसिफिक रीज़न इसका है, क्योंकि गाज़ियाबाद और मेरठ की तरफ, यानी उधर जो हरियाणा से बॉर्डरिंग इलाका है, उसकी भाषा और शामली, मुजफ्फरनगर और उधर खतौली की तरफ की उसकी भाषा में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग अच्छी तरह से उसको देखते हैं और सुनते हैं। इस बीच में मोतीलाल जी ने भी मुझसे बात की। मैंने बताया भाई देखो, एग्जैक्ट तो हम जो हमारे पास वॉइस सैंपल्स हैं उससे हम करा लेंगे मैच, बट ये हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जिन्होंने भी ये कॉल की है। और मैंने बहुत बार, मैंने और हमारे एक सहयोगी हैं थे उस समय एसटीएफ में, हम दोनों लोगों ने उसे कई बार सुना और हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से 100% इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाश हैं, जो भी हैं और जो रैंसम की कॉल इन लोगों को कर रहे हैं। खैर, उन्होंने फिर कुछ नंबर्स बताए। नंबर हम लोगों ने यहाँ ट्रैक किए, वो पीसीओ के नंबर थे। कुछ नंबर हरियाणा के पीसीओ के निकले, कुछ नंबर नोएडा में पीसीओ के निकले, कुछ नंबर उधर सहारनपुर में पीसीओ के निकले। तो ये अंदाज़ लग गया कि ये जहाँ भी किडनैपी को रखा गया है, किडनैपर्स उससे 10, 20, 50 किलोमीटर की दूरी से ही फ़ोन कर रहे हैं। और एक सामान्य सा मैप बना के हम लोगों ने ये आइडिया लगाया कि ये कहीं मेरठ, गाज़ियाबाद या उसके आसपास ही कहीं पर ये इनको रखा गया होगा, जहाँ से ये समान दूरी पर जा के रैंसम की कॉल कर रहे हैं। वो कहने लगे साहब इसको आप पता कराइए और हम लोग आ रहे हैं, और 10 तरह की बातें की। वीरेंद्र सिंह ने भी कहा भाई इनकी मदद करिए, बहुत शरीफ लोग हैं ये और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इनको यहाँ पूरे महाराष्ट्र में या बिज़नेस कम्युनिटी में सब लोग बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। हालांकि इनका शेयर्स और सिक्योरिटीज़ का काम है और बहुत बड़ा ब्रांड नेम है ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। मैंने उनसे कहा कि देखिए, इसमें प्रोसीड करने के लिए ये तो इतनी सी मदद आपने मांगी थी वीरेंद्र जी के कहने पे, चूँकि हमारे बहुत लंबे समय तक हम लोग एक साथ रहे हैं, पढ़े हैं, क्लासमेट हैं, बीएससी के, एमएससी के। लेकिन इससे आगे अगर हमें इसमें प्रोसीड करना है तो हमें अपने डीजीपी से इस संबंध में उनकी जानकारी में होना चाहिए। बिना उनकी जानकारी के हम ऐसे प्रोसीड नहीं कर सकते। उनको जानकारी मिलाने के लिए आपको अपने महाराष्ट्र के डीजीपी या कमिश्नर पुलिस को बताना होगा कि वो इस आशय से हमारे यहाँ सूचना भेज दें हमारे डीजीपी को कि ऐसी आवश्यकता है, इस तरह से ये नंबर्स
आसपास के ही निकले हैं और ऐसा लगता है किडनैपर वहीं के हैं, तो इसलिए मदद की जाए। खैर उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बड़े लोग थे, पैसे वाले थे, नामी गिरामी थे और उनको लोग जानते थे। 2-3 घंटे में डीजीपी साहब ने हमारे एसएसपी अखिल कुमार को ये कवर की कि इस तरह से मुंबई पुलिस आपसे संपर्क करेगी और आप इसमें उनकी मदद करिए। मुंबई पुलिस ने भी बिना कोई मुकदमा लिखे, क्योंकि घटना उनके यहाँ की नहीं थी, घटना राजस्थान की थी, और मोतीलाल ओसवाल जी को या रामदेव जी को ये डर था कि अगर पुलिस को राजस्थान में पता लगेगा तो पुलिस वहाँ की हमें जानती नहीं, ना हमारा वहाँ कोई प्रभाव है, और हो सकता है वहीं लोकल ये कोचिंग के आसपास के किडनैपर हों और वो बार बार कह रहे हैं पुलिस को पता लगेगा तो बच्चे का नुकसान होगा, तो ये बच्चे का हमारे नुकसान हो सकता है। खैर वहाँ कमिश्नर पुलिस और डीजीपी महाराष्ट्र के आदेश पर वहाँ से एक टीम भी आई और हम लोगों को जब आदेश मिल गया तो ये हमारी टीम को, मैं मेरे उस समय सीओ थे रामबदन सिंह डीएसपी और राकेश त्यागी एक हेड कांस्टेबल था, हम लोगों को ये बताया गया। हम लोग जी जान से, क्योंकि बच्चा छोटा था और जिस हिसाब से रैंसम कॉल थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराधियों के मकड़जाल में, बच्चे की उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं समझ रहे थे हम लोग। बहरहाल ढूंढते ढूंढते उनके नए नंबर भी मिलने शुरू हो गए, लोकेशन भी उनकी मिलने शुरू हो गई और 26 जून को 20 करोड़ से तय होते होते 4 करोड़ पे बात तय हो गई। 4 करोड़ से कम कहने की बात पर 4 करोड़ सिर्फ इसलिए बात तय हो गई कि हम सबसे बड़े डिनोमिनेशन का नोट भी लाएंगे, तब भी 10 करोड़ रुपए हम जहां भी लेके चलेंगे वो छोटी गाड़ी में भी रखना मुश्किल हो जाएगा। 4 करोड़ रुपए हम 2 बैग में 2-2 करोड़ करके ले सकते हैं, तो हम उसे छिपा सकते हैं, क्योंकि हम खुल के इतना नगद पैसा लेके नहीं जा सकते। नगद के सिवा दूसरा कुछ लेने को किडनैपर्स तैयार नहीं थे। ये लोग वहाँ से आए। पहले उसने 26 जून 2005 को ये कहा कि आप दिल्ली में आ जाइए, हम आपको बताएंगे आपको कहाँ पैसा देना है। 26 तारीख को पूरा दिन वो शहर के अलग अलग कोनों पर बुलाता रहा, लेकिन कोई पैसा लेने नहीं आया। या तो उसे ये शंका थी कि पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है, या दिल्ली वो अपने लिए अनसेफ मान रहा था। 27 जून 2005 को इन्होंने कहा कि आप मेरठ रोड से होते हुए सहारनपुर तक आइए। सहारनपुर तक ये गए, बराबर ये कभी कभी भटक जाते थे तो उनसे पूछते थे ये रास्ता, और ऐसा लगता था कि वो देख रहे हैं या बहुत अच्छी तरह से गली कूचे रोड से वाकिफ़ हैं। वो उनको रास्ता बताते रहे और फिर शामली तक ले गए, वो शामली से फिर ऐसे घुमाते रहे। इस बीच में इनके कन्वर्सेशन को हम लोग ओवरहियर करते रहे। हमने नंबर्स सर्विलांस पे लगा रखे थे और हम इनके मूवमेंट को देख रहे थे कि ये अब कहाँ चले, अब कहाँ चले, अब कहाँ चले। करीब 3 घंटे उन्हें टहलाने के बाद हमारे ख्याल से वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि ऐसा न हो कि इन लोगों के पीछे जो पैसा लेके आ रहे हैं, इनके पीछे कोई पुलिस टीम लगी हो और हम लोग मारे जाएं। जब ये कन्फर्म हो गए कि ये अब इनके पीछे कोई आदमी नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आप खतौली के पास पहुंचिए, वहाँ हम आपको जगह बताएंगे। लेकिन 4 घंटे के बाद कुछ वैभव अग्रवाल के परिजन जो उसमें थे, रामदेव जी और बाकी लोग, उनको ये शंका हुई कि शायद हमारे पीछे पुलिस भी है, और ये बार बार पुलिस का जिक्र कर रहे हैं, ये इनको कहीं से पता लग रहा है, और अगर पुलिस पीछे होगी तो फिर हमारा बच्चा हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि वो बार बार पूछते थे कि पीछे ये सफ़ेद गाड़ी कौन सी आ रही है, पीछे ये फलां एम्बेसडर कौन सी आ रही है। ये लोग कहते थे नहीं साहब, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो इन्हें ऐसा लगा कि कोई गाड़ी पीछा कर रही है, जिसको देखकर ये किडनैपर्स ये समझ रहे हैं कि ये पुलिस वाले हैं, और रामदेव अग्रवाल ने पुलिस वालों को सूचना दे दी है, पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं।
थोड़ी देर में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख जी से बात की। ये कहा कि साहब, जब हम पैसा दे रहे हैं अपने बच्चे को सकुशल ले जाने के लिए, ये पुलिस बीच में क्यों अड़ंगा डाल रही है? आप पुलिस से कृपा करके वहाँ मुख्यमंत्री से बात करके पुलिस को हटा दीजिए। हमारे बच्चे को कुछ अगर हो गया तो हम फिर किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल उन्होंने जिस पैनिक में कहा, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री मुलायम सिंह यादव से बात की और 15 मिनट के भीतर डीजीपी साहब से ये आदेश आ गया कि भाई आप लोग विड्रॉ कर लें और इनको रैंसम मनी पे करने दें। जब ये रैंसम मनी पे कर लेंगे और आपका कहना है कि आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, उसके बाद आप कार्रवाई कर लीजिएगा। लेकिन पहले बच्चा इनको मिल जाए, अपहृत इनके पास तक पहुंच जाए, उसके बाद ही आप कोई कार्रवाई करें। अपने को अगर आप लोग आसपास हों तो आप विड्रॉ कर लें। डीजी साहब ने, अखिल कुमार साहब जो उस समय हमारे तत्कालीन एसएसपी थे एसटीएफ में, उनको ये बताया। वो लखनऊ में थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई आप लोग आसपास हैं क्या? मैंने कहा हाँ सर, हम लोग तो आसपास ही हैं। बोले नहीं, विड्रॉ कर लीजिए। और ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जब तक अपहृत अपने माँ बाप के पास नहीं पहुँच जाता, तब तक पुलिस इसमें इंटरवीन नहीं करेगी। खैर, हम बातचीत सुनते रहे, थोड़े से मायूस हुए क्योंकि हमें लग रहा था कि हम बहुत नज़दीक हैं। खतौली में रेस्टोरेंट है रोजेंटाइन। रेस्टोरेंट के कैंपस के भीतर एक मारुति कार खड़ी हुई थी और फिर अपहरणकर्ताओं ने इनके परिजनों को कहा कि आप अपनी गाड़ी लेके होटल रोजेंटाइन के कैंपस में आ जाइए। चूँकि ये गाड़ी दूर थी इन लोगों की, हम लोग पास में थे, हम लोग भाग के, हम थे, हमारे साथ हमारे दोनों सबॉर्डिनेट्स थे। राकेश त्यागी हमारा हेड कांस्टेबल था, वो भी था। हम लोग वहाँ गाड़ी पीछे खड़ी करके हम लोग देखने लगे। धीरे धीरे बात, जब ये लोग आ गए भीतर तो उनका सामने देखो इस नंबर की मारुति कार खड़ी, उनका सब खड़ी है, उनके दोनों दरवाजे पीछे के खुले हुए हैं। बोले हाँ, सब खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, आप दाहिने तरफ के खुले हुए दरवाजे से दोनों बैग